हेलो बच्चों, मैं अर्चना श्रीवास्तव आपका अपनी वर्चुअल क्लास में स्वागत करती हूँ। बच्चों, आज हम जानेंगे परिवार कितने प्रकार के होते हैं। बच्चों, आप सभी जानते हो परिवार दो तरह से जाने जाते हैं, संयुक्त परिवार और एकाकी परिवार। और हमारा चैप्टर का नाम भी यही है, संयुक्त और एकाकी परिवार के संबंधों का मनोविज्ञान। तो आज हम पहले परिवार यानी संयुक्त परिवार के बारे में जानेंगे कि संयुक्त परिवार किसे कहते हैं और संयुक्त परिवार का अर्थ क्या है। बच्चों देखो, संयुक्त परिवार का अर्थ, संयुक्त परिवार का शाब्दिक अर्थ एक ऐसा परिवार जिसमें कई एकाकी परिवार संयुक्त रूप से जीवन व्यतीत करते हैं अथवा वे सम्मिलित रूप से उत्पादन व उपभोग के समान उत्तरदायी व अधिकारी हों। बच्चों देखो, संयुक्त परिवार का तात्पर्य होता है कि जब दो या दो से अधिक एकाकी परिवार एक साथ मिलकर रहते हों और जो उत्पादन कार्य है वो साथ करते हों और उनका उपभोग भी साथ ही करते हों। भारतीय परिवारों में तो ये बहुत देखा जाता है। दादा दादी, दादा दादी के भाई, चाचा चाची, बड़ी मम्मी, बड़े पापा, सबकी फैमिली एक साथ रहती है और एक चूल्हे पे खाना बनता है और सब लोग वही अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति करते हैं। तो ऐसा परिवार बच्चों क्या कहलाता है? संयुक्त परिवार। अब संयुक्त परिवार की कुछ परिभाषाएं हम दे रहे हैं। डॉक्टर आई.पी. देसाई के अनुसार हम उस परिवार को संयुक्त परिवार कहते हैं जिसमें मूल परिवार से अधिक पीढ़ियों के सदस्य तथा उनके सदस्य सम्मिलित हैं तथा उनके सदस्य एक दूसरे से संपत्ति, आय तथा पारस्परिक अधिकारों एवं कर्तव्यों का द्वारा संबंधित हों। इन्होंने भी वही बात कहा कि मतलब एक से अधिक पीढ़ियों के सदस्य, है ना, कभी कभी तो 3-4 पीढ़ी भी रहती है, तो अधिक पीढ़ियों के सदस्य एक ही साथ एक ही परिवार में रहते हैं और उनका जो संपत्ति का अधिकार होता है वह उसी परिवार में होता है। ठीक है। अगला है श्रीमती इरावती करवी के अनुसार एक संयुक्त परिवार उन व्यक्तियों का समूह है यानी ऐसे व्यक्तियों का ग्रुप है जो साधारणतया एक छत के नीचे रहते हैं, यानी मकान एक होता है, एक ही चूल्हे पे बना भोजन करते हैं, जो सामान्य संपत्ति के अधिकारी होते हैं, यानी उस परिवार की जो संपत्ति होती है उसके अधिकारी होते हैं, जो सामान्य पूजा में भाग लेते हैं तथा किसी न किसी प्रकार से रक्त संबंधी होते हैं। तो बच्चों, ये दो डेफिनेशन हमने दी, पहली आई.पी. देसाई के अनुसार और दूसरी श्रीमती इरावती करवी के अनुसार संयुक्त परिवार की परिभाषा दी गई, जिसमें यही बात कही गई कि सामान्यतः संयुक्त परिवार वह व्यक्तियों का वह समूह है जो एक छत के नीचे रहता है, एक जगह पे भोजन करता है, यानी एक ही रसोई से सभी लोग भोजन करते हैं और वो सामान्यतया एक जगह पे निवास करते हैं और वहाँ ही अपनी समस्त आवश्यकताओं की पूर्ति करते हैं। अगला है संयुक्त परिवार की क्या विशेषताएं हैं। बच्चों देखो, जैसे परिवार की अपनी विशेषता है वैसे ठीक संयुक्त परिवार की भी अपनी विशेषता है, जिसमें पहली विशेषता है बड़ा आकार। बच्चों देखो, जैसे मान लो एक पिता के 4 बच्चे हैं
और वो 4 बच्चे, वो पिता का जो संपत्ति था, घर था, किचन था, सब में वो 4 बच्चे भी रह रहे हैं। फिर वो 4 बच्चों के बच्चे हैं और वो सभी एक साथ अभी भी वो उसी पिता के ही घर में रह रहे हैं। तो ये क्या हुआ, एक तरह से नीचे जाते जाते तीसरी पीढ़ी तक ये पूर्णतया संयुक्त परिवार हो गया। और यहाँ पे आकार निश्चित रूप से बड़ा हो जाता है, क्योंकि आप सोचो, चाचा, बड़े पापा और दादा दादी, उनके भाई, ये सब मिला के एक आकार, संयुक्त परिवार का आकार काफी बृहद हो जाता है। दूसरा क्या है, समाजवादी संगठन। देखो, जो समाजवाद की परिकल्पना है उस पर ही संयुक्त परिवार कार्य करता है। यानी संयुक्त परिवार समाजवाद का लघु रूप होता है, जिसमें प्रत्येक सदस्य अपनी सामर्थ्य के अनुसार और अपनी आवश्यकता के अनुसार परिवार को सहयोग करता है और उत्पादन कार्य करता है। अगला है सामान्य संपत्ति। उसमें रहने वाले समस्त सदस्यों की उस संपत्ति पर पूरा अधिकार होता है। उनकी संपत्तियां पीढ़ी दर पीढ़ी ट्रांसफर होती रहती हैं और सामान्य संपत्ति उस परिवार की विशेषता होती है। अगला है सामान्य निवास स्थान। बच्चों, बहुत सारे लोग कहते हैं कि अगर वो कोई दूसरे स्थान पे रहता है और परिवार संयुक्त परिवार का हिस्सा है, ये संभव नहीं है ना। संयुक्त परिवार में सभी व्यक्ति लगभग एक ही स्थान पे रहते हैं, यानी उनका सामान्य निवास स्थान होता है। ठीक है। अगला है कर्ता का सर्वोच्च स्थान। यानी जो संयुक्त परिवार होता है उसमें जो मुखिया, जो कर्ता होता है, उसी का स्थान सर्वोच्च होता है, उसी का स्थान प्रमुख होता है। उसी के नियंत्रण में, उसी के निर्देशन में पूरा परिवार चलता है। अगला क्या है, सामान्य सामाजिक कर्तव्य। ये संयुक्त परिवार अपने सामान्य सामाजिक कर्तव्यों का निर्वहन पूरा मिलजुल कर करते हैं, जिससे इनकी सामाजिक प्रतिष्ठा भी बढ़ती है। अगला है सामान्य धार्मिक कर्तव्य। संयुक्त परिवारों में जो सदस्यों का धार्मिक कर्तव्य है वह भी सामान्य होता है, यानी वो मिलजुल कर अपने धार्मिक कर्तव्यों का भी निर्वहन करते हैं। या जैसे देखो क्या होता है कि आपने अपने घरों में, रिश्तेदारी में देखा होगा कि अगर कोई पूजा घर का कोई भी सदस्य कराए, लेकिन पूजा पे कौन बढ़ता है, जो घर का बड़ा होता है। तो इस तरह से वो अपने धार्मिक कर्तव्यों का निर्वहन करते हैं। अगला है आर्थिक स्थिरता। बच्चों देखो, थोड़ा सा ये है, संयुक्त परिवार में सामूहिक रूप से धनार्जन होता है, सामूहिक रूप से उत्पादन होता है, तो खर्च भी समूह में होता है, सबके ऊपर होता है। तो इससे क्या होता है, इस तरह के परिवारों में अगर कोई व्यक्ति किसी परेशानी में आता है तो आर्थिक स्थिरता भंग नहीं होती। आर्थिक रूप से परिवार फिर भी संबल में रहता है, क्योंकि परिवार के अन्य सदस्य उत्पादन कार्य में लगे हुए हैं। तो संयुक्त परिवार क्या करता है, परिवार को आर्थिक स्थिरता प्रदान करता है। सांस्कृतिक निरंतरता। बच्चों, संयुक्त परिवार क्या करता है, सांस्कृतिक निरंतरता को बनाए रखता है, यानी जो उनकी सांस्कृतिक धरोहर है वो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक आराम से ट्रांसफर होती रहती है, और जो परिवार के सदस्य होते हैं उसको करने में गर्व की भी अनुभूति करते हैं। अब बच्चों, क्या लाभ है ना, संयुक्त परिवार से हमें क्या लाभ है?
सबसे पहला लाभ क्या है? सभी प्राथमिक आवश्यकताओं की पूर्ति, यानी जो भी हमारी मूलभूत आवश्यकताएं हैं, चाहे वो भोजन हो, चाहे वो वस्त्र हो, चाहे वो मकान हो, सभी की पूर्ति करने में संयुक्त परिवार सक्षम होता है, क्योंकि समूह में उत्पादन कार्य होता है। अगला है व्यक्ति का सामाजिककरण। व्यक्ति का समाज में उस परिवार से नाम होता है, फला परिवार के सदस्य हैं, तो व्यक्ति का सामाजिकरण होता है। सुरक्षात्मक व्यवस्था, परिवार एक समूह में रहता है तो उसका जो वर्चस्व होता है वो बना रहता है, जिसकी वजह से परिवार के किसी भी सदस्य की आराम से सुरक्षा हो सकती है। दूसरा, सामाजिक बीमा। बच्चों, जो विद्वानों ने संयुक्त परिवार को सामाजिक बीमा की संज्ञा दी है, यानी किसी भी विषम परिस्थिति में जो संयुक्त परिवार होता है वह व्यक्ति को टूटने, गिरने अथवा मजबूर होने नहीं देता। सदस्य उन सदस्यों को जिनके ऊपर कोई परेशानी आती है उन्हें प्रोटेक्शन देते हैं, सुरक्षा देते हैं, जिस प्रकार बीमा कार्य करता है। ठीक उसी प्रकार संयुक्त परिवार व्यक्ति को सामाजिक बीमा की तरह सुरक्षा प्रदान करता है। अगला है नववधू पर हल्का भार। बच्चों देखो, जब परिवार संयुक्त होता है तो जो उस परिवार में नई वधू आती है उस पर भार हल्का होता है, क्योंकि पहले से तो काम सारे डिस्ट्रीब्यूट है ना, उसको बहुत ज्यादा निर्णय भी नहीं लेना है। जिस एटमॉस्फेयर को वो नहीं जानती है उस एटमॉस्फेयर में उसको गाइड करने वाले बहुत से लोग हैं, जिसकी वजह से उस पे अत्यधिक भार नहीं पड़ता है। अगला है खर्च में बचत। बच्चों देखो, जब हम कोई चीज ज्यादा खरीदते हैं तो आपने भी देखा होगा कि चीजें, पैसा जो है, जो मुद्रा है वो हमको थोड़ा कम, जैसे 5 किलो आप कोई चीज खरीदो और कोई चीज 1 किलो खरीदो तो वो जो बेचने वाला है वह भी थोड़ा रियायत देता है। यही नहीं, बहुत जगह पे संयुक्त परिवारों में खर्चों में कटौती हो जाती है, क्योंकि परिवार में एक समूह है ना, तो हमारे पास मैन पावर भी ज्यादा होती है। तो जो चीज हम मैन पावर से कर सकते हैं उसके लिए हम धन क्यों व्यय करें। तो इस तरह बहुत सारे एस्पेक्ट हैं जिनकी वजह से संयुक्त परिवार में पैसों की बचत होती है। कृषि भूमि का विभाजन से बचाव। जो जोतों का विखंडन होता है, खेत बढ़ जाते हैं, मकान बढ़ जाते हैं, सब छोटे छोटे टुकड़ों में हो जाते हैं। क्यों? एकाकी परिवार में जाने के कारण। लेकिन अगर परिवार संयुक्त रूप से रहता है तो वो जो विखंडन होता है, वो जो भूमि का विखंडन होता है, जोतों का विखंडन होता है, वह बच जाता है। अगला क्या है? समान अधिकार व कर्तव्य। संयुक्त परिवार में प्रत्येक व्यक्ति को समान अधिकार मिलता है और उसका परिवार के प्रति दायित्व भी समान होता है। अगला है संस्कृति का हस्तांतरण। बच्चों, जो हम अपनी संस्कृति है, एकाकी परिवारों में कई बार वह छूटती हुई सी प्रतीत होती है, लेकिन संयुक्त परिवार में संस्कृति का हस्तांतरण बहुत आराम से हो जाता है, जिससे हमारी संस्कृति की सुरक्षा होती है। अगला जो मेजर फायदा है बच्चों, जिसकी वजह से इसे सामूहिक बीमा की संज्ञा दी जाती है, वो अगला है विधवाओं, अनाथों और वृद्धों की सुरक्षा। संयुक्त परिवार ही वह अभेद्य जगह है जहां किसी व्यक्ति के साथ कोई दुर्घटना होने पर, वृद्ध होने पर, असहाय होने पर बहुत दयनीय स्थिति में व्यक्ति नहीं पहुंचता है, बल्कि उस पर संयुक्त परिवार में विधवाओं का, अशक्तों का और वृद्धों का बहुत
अच्छे से व्यवस्था हो जाती है, उन्हें परेशान नहीं होना पड़ता। सामुदायिक जीवन को प्रोत्साहन, संयुक्त परिवार में सामुदायिक जीवन को प्रोत्साहन मिलता है, सबके अंदर मिलजुल कर कार्य करने की प्रवृत्ति बढ़ती है। पारिवारिक एकता से व्यक्ति की प्रतिष्ठा। बच्चों, आपने वो कहानी सुनी है ना कि जो एक लाठी तोड़ने की बात, एक लाठी तोड़ दिया, 4 लाठी नहीं तोड़ पाया, तो वो संयुक्त परिवारों पे लागू होती है। जब परिवार एक समूह में रहता है और एकता के साथ रहता है तो समाज में उसकी अलग प्रतिष्ठा होती है। समाज के लोग अनावश्यक विवाद करने से डरते हैं। अगला है सामाजिक सहयोग की भावना। जब एक जगह मिलजुल के रहते हैं तो उन्हें आदत सी पड़ जाती है एडजस्टिंग की, सोशल एडजस्टमेंट की। तो जब वो समाज में जाते हैं तो वहां भी उनके अंदर सहयोग की भावना होती है, यानी वो उच्चतम समाज का निर्माण करते हैं। अगला है सामाजिक नियंत्रण। बच्चों देखो, संयुक्त परिवार सामाजिक नियंत्रण को भी बढ़ाता है। जो सामाजिक नियंत्रण होता है परिवार का, जैसे बहुत ज़्यादा समाज में प्रतिष्ठित परिवार है तो वो समाज में बहुत सारे कार्यों को करता भी है ना। और ये चीज़ क्या है, ये संयुक्त परिवार की विशेषता है। सामाजिक नियंत्रण संयुक्त परिवार की विशेषता है। बच्चों, ये पूरा हुआ संयुक्त परिवार के बारे में। आपने जाना संयुक्त परिवार का अर्थ क्या है, संयुक्त परिवार की परिभाषा क्या है और संयुक्त परिवार की विशेषता क्या है। बच्चों, अगर आपको इसमें कोई परेशानी हो तो मुझे कमेंट बॉक्स में बताएं, और वीडियो पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें तथा अपनी दोस्तों को भी शेयर करें। थैंक यू बच्चों।